हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचिंग एग्जाम सर। तो हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं रीट लेवल फर्स्ट के लिए। तो देखिए, यह जो है सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम में चार चांद लगा देगा। तो देखिए, इसमें हम लेंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यह जो है पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर, कब पेपर हुआ था 2022 में हुआ था, 23 जुलाई 2022 को पेपर संपन्न हुआ था। यह पेपर 1 से लेकर 5 तक लेवल जो आपका फर्स्ट है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे 30 क्वेश्चन जो है इसका एकदम एनालिसिस के साथ, और आप जो है बताइएगा, हमारे साथ साथ चलिए और कॉपी और पेन ले लीजिए और हमारे साथ साथ इसको सॉल्व करते चलिए, और आप बताइए कि आपका 30 में कितना आप लोग स्कोर कर ले रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी करते हुए। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले क्या करिए कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जो इसमें से आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन हमारा आ गया क्या, शिक्षण का। तो देखिए, शिक्षण में गणित शिक्षण में पूछा है, गणित में स्लाइड रूल का उपयोग है। तो इन चार विकल्पों में से आपको पहचान कर विकल्प का आंसर देना है। तो देखिए क्या है, पूछा है एक विकल्प में, पहले विकल्प में है गुणन एवं भाजन के लिए, कोण मापन के लिए, आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए, उन्नयन कोण मापने के लिए। तो इसमें से आपको विकल्प चूज करके बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, गणित में स्लाइड रूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका हो जाएगा विकल्प ए, गुणन एवं भाजन के लिए होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो इसमें जो वृत्त है उसको पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो आपका आगमन विधि होगा कि निगमन विधि होगा कि व्याख्यान विधि होगा कि प्रयोगशाला विधि होगा। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी, हो जाएगा प्रयोगशाला विधि हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा है गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। तो आपका इसमें से विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो विकल्प में क्या दिया, देखिए गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, गणित एक सार्वभौमिक विषय है, संख्याएं स्थान मापन इत्यादि गणित के क्या है, आधार हैं। तो आपका इसमें से कौन सा पूछा है, नहीं है। तो देखिए ये गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, ये तो सही है, ये आपका सही है। और जो दिया है इसमें गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, यही क्या हो जाएगा आपका, ये गलत है, ये आपका गलत है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही विकल्प सही हो जाएगा। और देखिए ये गणित एक सार्वभौमिक विषय है, ये भी क्या है, सही है। संख्याएं स्थान मापन इत्यादि गणित के आधार हैं, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं, तो ये गलत हो जाएगा, और जो आपका गलत है वो सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है। शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है, जर्मन से लिया गया है कि लैटिन भाषा से कि अरबी भाषा से, कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए ये शिक्षण के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी जो है करते जाइए। अभी आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे मिलेंगे। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया, तो आप बताएंगे कि लैटिन भाषा से लिया गया। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है, कौशल के अंतर्गत आता है कि अनुप्रयोग के, कि बोध, कि ज्ञान। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, पांचवा का क्वेश्चन क्या होगा, पांचवे का आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा कौशल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है 10,20,305 का सही आंकिक रूप होगा। तो ये देखिए दिया है, शब्दों में लिखा है, इसको अंकों में आपको लिखना है। बस केवल आप इतना जानिए कि इसमें क्या कहा है कि 10,20,305 का सही आंकिक रूप है। तो इसमें आपको शब्दों में दिया है और अंकों में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आइए सबसे पहले हम क्या कर लें, 10 लाख लिख लें। क्या लिख लें, 10 लाख लिखें, उसके बाद 20,000 लिखें, उसके बाद आप क्या लिखेंगे,
उसके बाद 305 लिखेंगे। तो पहले क्या लिखें, 10 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख। क्या होगा, 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। और यहां पे फिर लिख लें 20,000। क्या लिखें, 20,000, ये हो गया आपका 20,000। और फिर क्या लिख लें, 300, ये हो जाएगा आपका 300। और उसके बाद क्या है, 5, तो यहाँ पे क्या लिख लें, 5। अब इसको हम जोड़ दें, जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 0 1 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या किस में मिल रहा है, 1 0 2 0 3 0 5। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये सही होगा। देखिए भाई, ये जो है लेवल 1 के लिए क्या है, लेवल 1 के लिए है। तो ऐसा नहीं कि इसमें हम ज़्यादा फास्ट आपको पढ़ाएंगे और ना ही बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन लाएंगे। देखिए ये सेम वही पेपर है जो आपके रीट पात्रता परीक्षा में पूछा गया था, किसमें, 2022 में। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आसान ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका क्या है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, अंक 2 5 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है, और उसके बाद बनाने के बाद क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित क्या होगा, नहीं होगा। तो आपको केवल ये देखना है कि 2 2 5 7 और 8 का उपयोग करके आपको बड़ी संख्या बनाना है। क्या बनाना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाना, और क्या करना, अंतर मतलब घटाना है। तो हम आपको बता दें कि 2 5 7 8 से मिलकर जो बड़ी संख्या बनती है, देखिए बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें सबसे जो बड़ा अंक होता है वही लेते हैं, 8 लेंगे। 8, उसके बाद क्या आएगा आपका 8, फिर आएगा 7 आएगा, 5 2, ये आपकी कौन सी हो गई, बड़ी संख्या हो गई। और फिर हम अगर छोटी संख्या लिखें तो छोटी संख्या, इसकी छोटी संख्या क्या होगी, तो हो जाएगा इसकी छोटी संख्या, पहले 2 लिखें, फिर उसके बाद 5, फिर क्या लिखें 7, फिर 8 लिखें। अब इन दोनों का क्या कर दें, अंतर, अगर हम इसको घटा दें, क्या कर दें, अगर इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 6174। क्या आएगा, 6174। अब इसी को आपको देखना है कि ये जो है आपका 2 से कटेगा कि 2 से नहीं विभाजित होगा, कि 3 से, कि 5 से, कि 9 से। तो देखिए ये जो है किससे पूछा है, विभाजित नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि इसमें से आप जो है 2 से करिएगा तो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, और 3 से भी, और 9 से। तो ये जो है विभाजित किससे नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 5 से विभाजित पूर्णता नहीं होगा। अगर हम इसको 6174 में किससे भाग दे, 5 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष आपको क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। इसको भाग करके देख लीजिएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प होगा सी सही हो जाएगा। देखिए 8वें क्वेश्चन में पूछा है, 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान, क्या पूछा है, 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है, 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। तो इन विकल्प में से पूछा 500 स्थानीय मान नहीं है। तो देखिए अगर हम इस विकल्प में जो है सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार दिया है। तो अगर हम इसमें इकाई, इसका वो निकालें स्थानीय मान 5 का, तो इसका हो जाएगा स्थानीय मान 500 होगा इसका, और यहाँ पर भी क्या होगा आपका 500 स्थानीय मान होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर आपका इकाई का 5 का स्थानीय मान 500 होगा। लेकिन विकल्प आपको सी में यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 50 होगा।
तो ये भी विकल्प नहीं होगा, ये भी विकल्प में मतलब आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका विकल्प में क्वेश्चन में आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें भिन्न की, तो सबसे पहले अगर हम इसको भिन्न को समझ लें, तो देखिए जो भिन्न है, भिन्न में क्या पूछा है? आरोही पूछा है, पहले अवरोही, अवरोही, और दूसरा क्या होता है? आरोही होता है, आरोही। तो ये दो क्रम होते हैं, अवरोही और आरोही। तो हम आपको बता दें कि अवरोही जो होता है वो क्या होता है? वो बढ़ते से मतलब घटते क्रम होता है। क्या होता है? ये घटते क्रम होता है। जैसे इसको हम देख लें, अगर मान लीजिए 10 है, तो 10 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा, फिर क्या आएगा? 8 आएगा, फिर क्या आएगा? 7 आएगा। ये क्या आपका? ये घटते क्रम है, ये अवरोही है। और ये जो है आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। जैसे 1 हो गया, 1 के बाद आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये क्या है? आरोही है। तो इसमें पूछा आपको कि अवरोही क्रम में इनमें से कौन है। तो सबसे पहले हम इसको हल करने का प्रयास करें। देखिए इसमें क्या कर दें, अगर हम इसको पहले भाग देकर देखें, तो अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे 1/2 दिया है। क्या दिया है? 1/2 दिया है। तो 1/2 को अगर हम भाग करें, 1/2 को 1 में 2 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा? आएगा आपका 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5 आएगा। फिर उसके बाद क्या है? 2/5। तो 2/5 को जब हम भाग करेंगे, 2/5 को, तो क्या आएगा? इसमें आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है? 3/4 दिया है। अगर हम 3/4 को भाग करें तो क्या आएगा? 0.75 आ जाएगा। और फिर क्या दिया है? 2/3 दिया है। 2/3 को जब हम 2 में 3 से भाग करेंगे तो आएगा 0.66 आएगा। तो हम आपको बता दिए कि आरोही आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते से घटते क्रम होता है। तो अब आप इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पर देखिए ये जो दशमलव हम निकाले हैं, इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले दिया है 0.75 दिया है। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा आपका 0.66। क्या आएगा? 0.66 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आपका आ जाएगा 0.66 के बाद आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? आपका आ जाएगा 0.4 आएगा। अब आप इसी के सामने रख दीजिए। पहला क्या दिया है? 0.75। तो इसके आगे क्या है? 3/4 है। फिर क्या है? आपका 0.66 है। तो 0.66 2/3 है। उसके बाद 0.5 है, तो 0.5 पे 1/2 है। फिर 0.4 के यहाँ कौन सा है? आपका 2/3 हो जाएगा, 2/5 होगा। क्या होगा? 2/5। तो आप देखिए कि ऐसा विकल्प आपको कहाँ पे मिल रहा है, किस में दिख रहा है? ऐसा जो क्रम जो दिया है, किस में दिया है? ए में दिया है कि बी में कि सी कि डी में? कौन सा हो जाएगा आपका? तो विकल्प आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 3/4, 2/3, 1/2, 2/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 30 के बीच पूछा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? अभाज्य संख्याएं। तो देखिए जो अभाज्य संख्याएं होगी वो क्या हो जाएगा आपका? 2 होगा, 2, और फिर इसके बाद क्या आएगा? 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 13, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 होगा, फिर 23 हो जाएगा, और फिर 29 हो जाएगा। ये आपकी क्या है? 30 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और क्या है? 29 है। तो कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल अभाज्य संख्याएं 1 से 30 के बीच में कितनी हो जाएंगी? आपकी
10 हो जाएंगी। विकल्प क्या होगा? सी होगा। अगर हम पूछ दें कि 1 से 50 तक कितना होगा, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो आप बताएंगे 15 होती हैं। कितना होती हैं? 15 होती हैं। और अगर 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच पूछ दिया जाए कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बताएंगे 25 अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ये अनुपात दिया है 7/3 दिया है, 25/7 दिया है, 35/9 और 19/2 दिया है। तो हमको क्या करना है? इसमें सबसे बड़ा छांटना है। तो अगर हम 7/3 की बात करें, अगर 7/3 की बात करें तो जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका, यहाँ पे क्या करेंगे, जब भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, क्या होगा? 3 दूनी 6 होगा और एक बचेगा, 3 दूनी 6 और फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 आएगा, 3 हो जाएगा। इसका क्या होगा? 2.33। अब यहाँ से अगर इसकी भाग करें, इसका 25 में 7 से, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 और फिर क्या होगा? 24 आएगा, तो ये हो जाए 4 आएगा, तो 4 हो जाएगा 40। तो 7 5 35, 35 और फिर 7 इतना आएगा। और जब इसमें भाग करेंगे, 35 में 9 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 3.88 आएगा। और यहाँ पे जब 19 में 2 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, कितना आ गया? 9 दूनी 18 और फिर आएगा 1, तो 0.5 हो जाएगा, 9.5। तो इसमें पूछ रहा है कि अनुपात सबसे बड़ा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2.33 है, 3.55 है, 5.7 है, 3.88 है, 9.5 है। तो इनमें सबसे बड़ी आपकी भिन्न कौन सी दिख रही है? तो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी आप लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? क्या है इसका? 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो हम देखिए 420 का सबसे पहले क्या कर लें, सबसे पहले हम इसका करेंगे गुणनखंड करेंगे। 420 का हम क्या करते हैं? गुणनखंड करें। तो ये पहले किससे कटेगा? 2 से काटे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर किससे कटेगा? 2 से 3 से कटेगा, 2 से भी काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 5 10, कितना आ गया? 105। फिर कितने से कटेगा? 5 से काट दें तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर किससे कटेगा? ये अगर हम इसको काटे 3 से तो 3 7 21 और फिर किससे कटेगा? 7 एकम 7। तो इसका आ जाएगा आपका, क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, 2 3 5 7 हो रहा है। देखिए अब हम यहाँ पर क्या देख लें, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 15 दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 21, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 7, ये भी नहीं होगा। देखिए 2 गुणे 7 2 और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्त 60 है एवं महत्तम समअपवर्त 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी होगी? तो इसमें देखिए आपका दिया है, इसमें लासा और मासा में संबंध होता है। ये सूत्र होता है लासा लासा और गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है। इसी पे हम क्या कर दें, रख के देख लें। तो देखिए अब इसमें क्या मान लें, इसमें माना वे दो संख्याएं क्या हैं, एक ax है और दूसरी क्या है? bx है। तो अब इसमें हम रख दें, यहाँ पे क्या है? लासा दिया है, तो लासा क्या रख दें? लासा लासा कितना दिया है? तो आपका लासा दिया है 60 दिया है और मासा दिया है 5 दिया है। और ये दोनों संख्याएं को हम माने हैं, तो ax और क्या है यहाँ पे? bx, क्या? bx। तो देखिए इसमें अब ये तो रख दिए हैं। अब उसके बाद हम क्या कर लें, आपका हो जाएगा, इसको अगर हम लिखें लासा, तो लासा बराबर हो जाएगा a ax
ए बी एक्स बराबर 60 होगा, और इसको हम क्या मान लें, समीकरण 1 मान लें, और इसका क्या मान लें, मासा। तो मासा क्या होगा, मासा देखिए जो लेते हैं मासा, और तो इसमें क्या ये दोनों में मिल जाएगा यक्स, तो मासा यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 आएगा। इसको हम समीकरण क्या बना लें, 2 बना लें। क्या बना लें, समीकरण 2। तो लिखेंगे जब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण नंबर जब 1 से लिखेंगे, तो जब समीकरण 1 से हम करेंगे तो ए और बी होगा, यक्स की जगह पे क्या आएगा 5 हम रख दें, क्या रख दें 5 रख दें, बराबर कितना दिया है 60 दिया है, क्या 60। तो अब यहां से ये गुणा करा तो यहाँ पे जाके क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 पाँचे 60, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ए बी बराबर 12 आ जाएगा। अगर हम इसको गुणनखंड करें तो a गुणे बी ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो a का मान कितना हो गया 3 और b का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो आप कितना माने थे a का, यहाँ पे x का लिख लें क्या a की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a x, क्या लिख लें a x बराबर, यहाँ पे a का मान कितना आया है 3 आया है, और x का मान 5 है, तो कितना हो जाएगा 3 पाँचे 15, तो कितना आ गया 15। और जब हम b का निकालेंगे तो b x का, तो b का मान कितना है 4 है, और गुणे 5, तो कितना आ जाएगा 5 चौक को 20, कितना हो जाएगा 15 और 20 आना चाहिए। क्या होगा आपका आंसर 15 और 20। तो विकल्प में किस में दिया है 15 और 20 किस में दिया है, तो आपका विकल्प हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 15 और 20 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, यदि एक अनुपात 5:7 का पर पद 35 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा। सबसे पहले हम क्या देख लें, पर पद, पर पद मतलब क्या होता है बाद का, क्या होता है बाद का, पूर्व पद मतलब होता है पहले का, क्या होता है पहले का। तो इसमें हम क्या मान लें, माना वो दोनों संख्याएं क्या हैं क्रमशः 5x और क्या है 7x है। तो देखिए इसमें 5 संबंधी जो दिया 7, तो अगर हम इसमें मासा की बात करें तो मासा दोनों ले लें x, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एक 5x होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x होगा। और इसमें दे दिया है पूर्व पर पद, पर पद मतलब जो बाद वाला पद है उसके बराबर कितना दिया है आपका 35 दिया है, 35 दिया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 35/7 होगा, 7 पाँचे 35, कितना होगा 7 पाँचे 35, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो आपको क्या पूछा, पूर्व पद पूछा है, तो पूर्व पद इसमें कौन सा है 5x है, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 25। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर होगा ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दे तो इसमें एक सूत्र याद कर लीजिएगा। क्या याद करेंगे, m1 d1 बराबर m2 d2। तो देखिए इसमें पहले क्या दिया है, पहले हम देख लें m1, इसमें m1 बराबर कितना दिया है m1 बराबर 4, फिर उसके बाद d1 बराबर कितना दिया है, d1 बराबर आपका 20 दिया है, और m2 बराबर कितना दिया है m2 बराबर 10 दिया है। और आपको पूछा क्या है d2 पूछा है, क्या पूछा है d2 पूछा है, तो इसी पे रख दें। तो m1 का मान 4 और गुणे d1 का मान 20 बराबर m2 का मान 10 गुणे आपको d2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो यहाँ पे आपको गुणा करेगा, यहाँ पे क्या करेगा गुणा, यहाँ पे जो गुणा करेगा दूसरे पक्ष में जाके भाग करेगा, तो लिखेंगे 4 गुणे 20/10 बराबर d2 इतना होगा। तो ये आपको 0 से 0 काट दीजिए, तो 4 दूनी 8, कितना होगा d2 बराबर 8। तो यहाँ पे क्या लिख लें d2
बराबर क्या हो जाएगा 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है 329 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन को याद करना चाहिए, फ्रैक्शन इसमें इस टाइम याद होनी चाहिए। देखिए हम पहले ये बता दें आपको, दो मेथड से इसको बताएंगे। पहला मेथड है, हम क्या कर दें, इस जो फ्रैक्शन है 6% को हम किस में बदल दें, फ्रैक्शन में। जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो होगा 3/50 होगा, 3/50 होगा। तो हम नीचे वाला क्या लेते हैं, नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला क्या लेते हैं। देखिए ऊपर इसकी हानि हुई है, अगर जब हम इसको क्या कर दें, यहाँ पे जब हानि करेंगे तो 50 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 47 आएगा बटे 50 होगा। यहाँ पे कितना हुआ है, 47/50 हो गया। इसके बराबर दिया है, किसके बराबर, 47 के बराबर दिया है 329 दिया है। क्या पूछा है, 329 में एक वस्तु को बेचने पर, तो आपका नीचे क्या होता है, ये सीपी और ऊपर क्या होता है, एसपी होता है। तो क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है, तो बेचने पे इसको घाटा हो रहा है तो 47 घाटा हो रहा है, तो इतना दे दिया है, तो 47 बराबर 329 दिया है। तो एक के बराबर क्या हो जाएगा, 329/47 होगा। जब इसमें भाग करेंगे आप तो कितना आएगा, आपका 7 आ जाएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। और अब आप जो है इस 7 का गुणा किस में करेंगे, 50 में। जब 50 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 5 35, तो कितना आ जाएगा 350 आंसर होगा। एक तो एक मेथड है ये 350 रुपए, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी सही होगा, विकल्प है आपका डी सही होगा। ये तो एक पहला मेथड था। अब हम दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड क्या है, सूत्र है। सूत्र वस्तु का क्रय मूल्य, क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो आपको इसको हल करना है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 329 दिया है। आप लिख लें 329 गुणे 100, फिर उसके बाद 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100। और यहाँ पे क्या पूछा है आपको, क्या दिया है, लॉस दिया है कि हानि दिया है। तो क्या हुई, हानि हुई है। तो हानि हुई है कितने की, 6%। तो इसमें आप क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आएगा 329 गुणे 100/94। क्या आएगा, 94। अगर आप इसको क्या कर दें, इसको काटें तो आपका हो जाएगा, इसको 2 से काटें तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 2 पाँचे 10, 50। और इसको काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 47। और फिर इसको 47 से कितनी बार में काटेंगे, 7 बार में। तो आपका आ जाएगा, आपका होगा 7 गुणे 50, तो 7 पाँचे 35, 350 रुपया। चाहे आप मेथड 1 से लगाइए चाहे मेथड 2 से लगाइए। तो आपका विकल्प कौन सा होगा, डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 संख्याओं का औसत 40 है। क्या है, 3 संख्याओं का औसत 40 है। यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 38 है, 40 है, 42 है, 44, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो हम देखें, 3 संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग। तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, तो होगा 3 गुणे 40। तो कितना आ जाएगा, आपका होगा 4 तिहाई 12, कितना होगा 120 हो गया। और फिर उनमें से 2 संख्याओं का योग कितना है, पूछा उनमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। तो इसमें उनमें से 2 संख्याओं का योग होगा 2 गुणे 38।
तो इसका आ जाएगा 76। कितना होगा? 76। अब तीसरी संख्या, हमें तीसरी संख्या ज्ञात करना है, तो तीसरी संख्या हो जाएगा, तीसरी संख्या होगा 120 माइनस 76। 120 माइनस 76, जब इसमें से 120 में से 76 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 44। यही क्या हो जाएगा? आंसर होगा 44 आंसर होगा। तो विकल्प इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 3000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो देखिए ये साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है, तो इसमें आप कैसे लगाएंगे साधारण ब्याज? आपका ये जो ए बराबर हो जाएगा, सूत्र ए बराबर आपका लिखा जाएगा पी कोष्टक में 100 प्लस आर टी बटे 100, आप इसी पे लगाएंगे। तो देखिए P बराबर आपको क्या आएगा? P बराबर आपको आ जाएगा, A बराबर लिख लें, P का मान 3000 और कोष्टक में 100 प्लस R का मान कितना दिया है? R का मान आपको 11 दिया है, 11 और गुणे T का मान मतलब समय 2 दिया है और बटे आपका 100, है ना? तो अब आप क्या करें, 3000 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 22, तो कितना लिखा जाएगा? 100, ये 22 होगा, 122, ये 11 दूनी 22, जब 100 में 22 जोड़ेंगे तो 122 होगा। अब बटे आप लिखेंगे 100, इस दो शून्य से इस दो को शून्य को काट दीजिए, आएगा आपके पास 30 गुणे 122। जब 122 का गुणा करेंगे इसमें 30 में, तो आपका ए हो जाएगा, कितना आएगा? इसका एक शून्य लिख लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3660, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा 3660। तो इसमें विकल्प में देखिए कोई दिया है, यहाँ पे विकल्प में आपको बी दिख रहा है, 3660 रुपए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, 2100 रुपये मूलधन एवं 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष एवं 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। देखिए क्या कहा है इसमें, 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर पूछा है, तो हम 2 वर्ष और 3 वर्ष, अगर हम 3 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर निकालेंगे तो 3 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 वर्ष। इसका मतलब हमें 1 वर्ष का हमें क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो P बराबर कितना दिया है? देखिए यहाँ पे P बराबर दिया है 2100, मतलब ये मूलधन दिया है, और फिर उसके बाद R बराबर कितना दिया है? R बराबर 8% दिया है, और समय कितना हो गया? अब आपका T 1 वर्ष हो गया। क्या हो गया? 1 वर्ष हो गया। तो आपका ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर क्या होता है? PRT बटे 100 होता है। क्या होता है? PRT बटे 100 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो P बराबर क्या होगा? 2100 और गुणे R बराबर कितना है? 8 और गुणे T 1 बटे 100, तो ये शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। जब इसका आप गुणा करेंगे तो 21 और गुणे 8, तो कितना होगा? 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 168 रुपये, यही आपका होगा आंसर होगा। तो विकल्प में कौन सा दिया है? तो विकल्प आपका हो जाएगा बी सही होगा, 168 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एक साइकिल 1800 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्या करना है आपको? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम 12% की वैल्यू क्या होती है? 12% की अगर हम वैल्यू निकालें तो इसका आएगा वैल्यू 3/25 होगा। क्या होगा? 3/25 होगा। तो देखिए जब कोई वस्तु, और इसको हम क्या देखते हैं, ये आपका सीपी है। क्या है? ये सीपी है और ये क्या है? एसपी है। कोई वस्तु क्या होती है? 25 रुपये में खरीदी जाती है और बेची जाती है इस पे 3 की वृद्धि करके। जब 3 की वृद्धि करेंगे तो एसपी हो जाएगा आपका कितना होगा? 28 हो जाएगा। क्या हुआ? 25 से 28 हुआ है। तो और इसके बाद क्या दिया है? बेचने वाला जो इसका सीपी है, ये एक साइकिल 1800 में खरीद कर, मतलब सीपी बराबर कितना दिया है? सीपी बराबर दिया है यहाँ पे आपका 25 के बराबर कितना है? 1800 दिया है। कितना दिया है? 1800 दिया है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 1800
बटे 25 होगा। कितना होगा? 1800 बटे 25। जब इसको आप करेंगे, इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? जब भाग करेंगे, जब यहाँ पे भाग करेंगे तो आएगा आपका 72 आ जाएगा। क्या आएगा? 72 आएगा। अब क्या कर दें, आपको एसपी ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य एसपी बराबर कितना दिया? 28 दिया है। तो इसी में गुणा कर दें आपका 28 गुणे 72। जब 28 गुणे 72 करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा? इसका अगर हम गुणा कर दें 28 और गुणे 72, तो 2 आठे 16 के 6 हाथ में 1 का, और 2 दूनी 4 1 5, और 8 साते 56, 6 हाथ में आया 5 का, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 14 5 19। कितना लिख दें? 19। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 5 11 के 1 हाथ में आया 1 का, तो ये हो जाएगा 9, 1 10 के 0 हाथ में 1 का 2। कितना हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। तो विकल्प आपका आंसर क्या सही होगा? 2016। तो 2016 हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, यदि 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देख लें, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर बराबर कितना है? x वर्ग मीटर। फिर 1 मीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। उसके बाद 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा? ये 1 ट्रिपल 0 वर्ग मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर। तो x बराबर हो जाएगा इतना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आपका यही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? तो देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है आपका? 1 2 3 4 5 6, विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, दिए गए चित्र में ए का आपको मान ज्ञात करना। देखिए आपका ये जो दिया है, यहाँ पे कोण ए, यहाँ पे ओ मान लें, क्या है? ए ओ सी और एफ ओ डी, ये दोनों क्या हैं? ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है। कौन है ये कोण? कौन कौन सा? कोण ए ओ सी बराबर कोण एफ ओ डी, ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये कितना हो जाएगा आपका? ये दोनों आपका बराबर मतलब 90 अंश होगा। क्या होगा? 90 अंश। जब ये 90 है तो ये भी आपका 90 अंश हो जाएगा। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक दिया है कोण, कौन कौन सा? ये दोनों कोण एक जो है होता है रेखी कोण है, तो ये हो जाएगा आपका 180 अंश। कोण किसके? कोण बी। क्या होगा? इसको लिखें कोण बी ओ एफ प्लस कोण एफ ओ डी प्लस कोण डी ओ ई बराबर कितना लिख लेंगे? 180 अंश लिखेंगे, यही ना। अब इसके बराबर कितना दिया है? यहाँ पे कोण बी ओ एफ के बराबर दिया है 40 दिया है, 40 अंश, और प्लस यहाँ पे कोण एफ ओ डी के बराबर 90 अंश, और प्लस 5a दिया है। क्या दिया? 5a बराबर 180 अंश दिया है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, 130 अंश प्लस 5a बराबर 180 अंश। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो 5a बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 130 अंश हो जाएगा। तो 5a बराबर कितना होगा? जब 50 आएगा, कितना आएगा? 50। तो 50 बटे 5 हो जाएगा,
50/5, तो इसको जब काटेंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा, a बराबर 10 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर 10 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दी गई आकृति का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। देखिए ये क्या है, ये घनाभकार है, तो इसमें इसकी दिया है लंबाई बराबर दे दिया है, क्या दिया है, लंबाई बराबर 3y दिया है। ये क्या है, लंबाई है, लंबाई बराबर 3y दिया है। और b चौड़ाई ये आपकी है, ये क्या है, ये चौड़ाई है, कितना दिया है, y दिया है। और इसकी ये ऊंचाई है, तो h बराबर कितना दिया है, 2y दिया है। कितना दिया है, 2y। तो आपका घन का आयतन होता है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई इसकी कितनी दिया है, 3y, और चौड़ाई दिया है y, और गुणे इसका जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है, 2y दिया है। तो जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और y की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और y की पावर 3, यही क्या होगा, आंसर आपका होगा। तो विकल्प इसमें कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है। तो अगर एक वर्ग है, अगर हम इस वर्ग की बात करें तो वर्ग का मतलब एक भुजा कितना है, 15 है। तो जब इसकी भुजा 15 है तो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है भुजा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 225 होगा। तो ये नहीं होगा आपका। अब देखिए 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा 5 मीटर है, अगर आप जो है 3 वर्ग बना देते हैं, 3 वर्ग बनाते हैं, तो आपका जब 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 5 है, तो यहाँ पे एक भुजा 5 है, तो इसका क्षेत्रफल स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और इसका भी आपका स्क्वायर होगा। तो 25 25 और 25 कितना हो जाएगा, 75 होगा। तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा 3 मीटर है, अब एक वर्ग नहीं 5 वर्ग है, आप छोटे छोटे क्या कर लें, 5 वर्ग बना लें। क्या बना लें, 5 वर्ग है ना। अब प्रत्येक की भुजा कितनी है, 3 है। जब प्रत्येक की भुजा 3 है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 त्रिक 9 होगा, और 9 का जो है 5 में करेंगे तो ये भी आपका नहीं होगा। क्या होगा, विकल्प आपका सी भी नहीं होगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, डी। देखिए 15 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है। देखिए भाई ये वर्ग है, 15 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है, मतलब इस टाइप के 15 क्या हैं, वर्ग हैं, और जिसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है, 1 है। तो 1 का ही निकालेंगे तब भी क्या आएगा, वही आएगा। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी सही होगा। 15 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है, तो 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, RICE एक समचतुर्भुज है। RICE एक समचतुर्भुज है जिसमें दिए गए क्या है, माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो आपको परिमाप ज्ञात करना है। जब आपको परिमाप समचतुर्भुज का मालूम होगा, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है, क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो जब हम इसकी भुजा ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 अंश में पर काटते हैं। क्या करते हैं, 90 अंश पे काटते हैं। ये क्या हो गया, आपका 90 अंश हो गया। क्या हो गया, 90 अंश हो गया। अगर जब ये 90 अंश का हुआ है तो आपको ये भुजा दिया है, यहाँ पे अगर हम ओ मान लें, ई ओ बराबर 5, और ओ और सी बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। तो आपको ये क्या हो गया, ए मान लें लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आपको ये भुजा ज्ञात करना है, CE ज्ञात करना है। अगर आपको CE ज्ञात करना है, CE ज्ञात करना है, तो होता है इसके बराबर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर,
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, तो जब आप इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 144 प्लस 25 हो जाएगा, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, जब जोड़ेंगे 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 13। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 13 होगा। अब आपको ज्ञात करना, क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना। जब इसकी सभी भुजाएं बराबर होती, यहाँ पे भी 13 होगा, यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 13, तो 13 चौक को 52, कितना आएगा, 52 आपका आंसर हो जाएगा। यही विकल्प कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। देखिए यह एक शिक्षण का प्रश्न है। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, बौद्धिक मूल्य से संबंधित है कि सांस्कृतिक मूल्य से, कि कलात्मक मूल्य, कि सामाजिक मूल्य। तो आपका 26 का कौन सा सही हो जाएगा, 26 का हो जाएगा कलात्मक मूल्य, आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, निरीक्षण करो और सीखो, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, आगमन विधि आधारित है, कि अभिक्रमित अनुमोदन विधि, कि प्रयोगशाला विधि, कि इसमें से कोई नहीं। तो निरीक्षण करो और सीखो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, गणित सभ्यता एवं संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने दिया है, गणित सभ्यता एवं संस्कृत का दर्पण है, यह कोटेशन किसने दिया है, लॉक ने दिया है, कि गैलीलियो ने दिया है, कि हंगवे ने दिया है, कि रोजर बेकन ने दिया है। तो आपका विकल्प इसमें से 28 का कौन सा सही हो जाएगा, आपका इसमें विकल्प 28 का कौन सा सही होगा, तो इसका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, हंगवेन ने दिया है, सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, तो विकल्प है शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है, मॉन्टेसरी है, कि किंडरगार्टन है, कि डाल्टन है, कि व्याख्यान है। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 30 में आंसर क्या सही होगा, तो आपका हो जाएगा व्याख्यान। आपका ये प्राथमिक स्तर का बच्चा है, तो आपको खेल खेल में मतलब क्या व्याख्यान नहीं देना है, तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। देखिए आपका 30 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, और आप कमेंट में बताइए कि 30 नंबर में 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही होता है। तो इसी तरीके से वीडियो पे बने रहिए, और हम अब आपको ईबीएस का पीवाई क्यू और मैथ का पीवाई क्यू और सीडीपी का पीवाई क्यू और हिंदी का पीवाई क्यू, आपको इस चैनल पे 4 सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी रीट का। आप इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, और जिससे आपके मित्रों का भी जो है रीट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और वे सभी लोग मेंस रीट के मेंस में बैठने का मौका मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।